जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और 21 तारीख को आपका एग्जाम है। बहुत नज़दीक एग्जाम आपका आ चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई आपने अपने एग्जाम की तैयारी की, आपने जो है अपने एग्जाम की बहुत बढ़िया तैयारी की होगी और आप इस एग्जाम को क्रैक करने में सफल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे भी और भगवान से भी। बहुत बढ़िया भाई। आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर का जो महत्व है वो बहुत अत्यधिक है। अगर भारत के लोगों की, भारत के लोगों के जीवन की अगर बात की जाए और भारत के पर्यावरण की अगर बात की जाए, ठीक है, उस पे इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और इसके बिना भारत में, दुनिया में भी कह लीजिए, भारत में जीवन जो है संभव नहीं है, जीवन यापन संभव नहीं है। ठीक है ना। एक जीवन जीना होता है और एक होता है कि भाई जीवन यापन करना। ठीक है ना। कमाना धमाना, कृषि करना, खेती करना और कई तरह की जो है चीजें होती हैं, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और चैप्टर क्या है हमारा, जो है भारत की नदियां, यानी कि भारत की नदियों के बारे में विशेषता आज हमने पढ़ना है, इनके बारे में चर्चा करनी है। और भारत की जो नदियां हैं, इनसे प्रश्न हमेशा ही आपके एग्जाम में बनता हुआ आ रहा है। और इस बार भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछ ले, या फिर वो आपके एग्जाम में भारत की नदियों के बारे में करंट अफेयर से, ठीक है ना, कई बार होता है कि जी वैसे जेनरिक वीडियो से नहीं आया, लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में करंट अफेयर मुझे पूरी आशा है कि आपने पढ़ा होगा, और पिछले एक साल का, लगभग 6-7 महीने का तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें नदियों से संबंधित अगर कुछ अपडेट होगी तो वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। कई बार लगता है कि बार इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कई बार जेनरिक क्वेश्चन नहीं देता है, कई बार वो उसी चीज को करंट अफेयर में कनेक्ट करके करंट अफेयर के क्वेश्चंस दे देता है। तो कुल मिला के इसीलिए मैंने कहा था ना कि चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आता है। ठीक है। अब सबसे पहले प्रश्न हमारा ये बनता है यहाँ पे कि भाई जो भारत की नदियां हैं, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक आपका दक्षिण भारत की नदियां और एक हमने कहा हुआ है आपका हिमालय की नदियां। दोनों नदियों में अंतर क्या है। जय हिंद भाई, जय हिंद। सारे शेर बच्चों को जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद। ठीक है जी। अर्चना पहुंच चुकी हैं, विक्की कुमार पहुंच चुके हैं, अंशुल पहुंच चुके हैं, राम पहुंच चुके हैं, सौरभ पहुंच चुके हैं। ठीक है। ओम प्रकाश भाई भी हमारे पहुंच चुके हैं और मलिकीत भी भाई, डब्लू भाई भी पहुंच गए हैं। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर की जहां तक हम बात करते हैं वो यही है कि भाई इसमें अंतर क्या है। देखो, जय हिंद भाई अमित सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहली बात हमारी क्या है कि भाई नदियों में अंतर क्या है। तो एक क्वेश्चन कई बार क्या है कि वो अंतर से भी पूछ लेता है कि भाई डिफरेंस क्या है इनके बीच में। तो मैं कुछ बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा कि हिमालय की नदियों में और पेनिनसुला की नदियों में अंतर क्या है। सबसे पहला जो अंतर हमारा यहाँ पे है वो है आपका पानी के वॉल्यूम से लेके और पानी की मात्रा को लेके। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात अगर की जाए, सबसे पहले अगर बात की जाए हिमालय की नदियों की, अगर मैं बात करता हूं तो हिमालय की जो नदियां हैं, हिंदी में लिखूं तो वो सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा, सदा नीरा का अर्थ होता है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब है उसमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है जी। जय हिंद भाई के जी। सर आपने कहा था कि साउथ और लिटिल अंडमान के डिस्टेंस नाप के बताऊंगा। अच्छा, कब जाएंगे आप। अच्छा, अच्छा बेटा, ये बात है। अभी मेरा तो टिकट कट गया, लेकिन तेरा नहीं कटा। तेरे को साथ लेके चलना था ना मुझे, राम। तो मेरा बन गया, तेरा नहीं बना भाई। तेरा बन जाएगा तब फिर तेरे को इंटीमेट करूंगा। ठीक है। तो सदा नीरा होते हैं, यानी कि इनमें हमेशा पानी भरा रहता है। हिमालय की जो नदियां हैं, जैसे आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, यमुना है, सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, ये सारी जो नदियां हैं, ये नदियां हमेशा सदा नीरा होती हैं। इनमें कभी भी पानी की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि इनका जो स्रोत है, जहां से ये निकल रही है नदियां, वो आपका ग्लेशियर्स है। हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, जैसे आपने गंगोत्री सुना होगा, तो गंगोत्री एक जगह का नाम नहीं है, गंगोत्री एक ग्लेशियर का नाम है। यमुनोत्री आपने सुना होगा, जहां से यमुना नदी निकल रही है, तो यमुनोत्री कोई एक जगह नहीं है कि भाई यहां से यमुना निकल रही है। यमुनोत्री एक ग्लेशियर का नाम है। और ग्लेशियर का मतलब क्या होता है,
बर्फ की मोटी मोटी चादरें होती हैं, ठीक है ना, कई किलोमीटर मोटी और कई किलोमीटर आपके लंबी चौड़े एरिया पे वो फैली होती हैं बहुत लंबे समय तक। हिमालय में क्या है कि भाई बर्फ के गिरने की जो दर है वो ज्यादा है और बर्फ के पिघलने की जो दर है वो आपका कम है। जैसे कि इस कमरे में मान लीजिए अगर बर्फ लगातार गिर रही है और उसकी गिरने की जो दर है और जिस दर से वो पिघल रही है, जिस रेट से वो पिघल रही है वो कम है, पिघलने की दर कम है, गिरने की दर ज्यादा है, तो क्या होगा, जब बर्फ पिघल कम रही है और लगातार गिर रही है और गिरने की दर उसकी ज्यादा है तो बर्फ क्या है, जमती चली जाएगी। तो हिमालय में यही होता है, वहां पिघलने की जो दर है वहां कम है और बर्फ के गिरने की जो रेट है, स्नोफॉल का जो रेट है वो ज्यादा है और जिसकी वजह से क्या होता है वहां बर्फ पिघलती कम है, जमती ज्यादा है। और ऐसा हजारों सालों से होता हुआ आया है जिसकी वजह से वहां पूरी की पूरी घाटियां भर गई हैं, ठीक है ना, घाटियां होती है ना, जैसे ये पर्वत है आपका, कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो इतनी बर्फ गिरी, इतनी बर्फ गिरी कि पूरी की पूरी की पूरी घाटियां, यहाँ चोटी तक आपकी पूरी बर्फ जम चुकी है, पूरी की पूरी घाटियां भर जाती हैं। तो इस प्रकार से बर्फ की एक जो है कई किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर आपकी गहरी बर्फ की जो मोटी सी परत आपकी जम गई है, इसी को ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है ना, यही आपका ग्लेशियर। तो जो ग्लेशियर होता है आपका, ये ग्लेशियर हमारी एग्जाम में जा नहीं पाऊंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर है इसी के हल्के हल्के मेल्ट होने से जो पानी की धाराएं आपकी बनती है और वो धाराएं आगे जाके फिर जो है नदी का रूप ले लेती हैं, वही आपकी हिमालय की नदियां हैं। इसी प्रकार से ग्लेशियर से जो है नदियों का जन्म होता है, धीरे धीरे वो पिघलती हैं और उनके जल का क्या बन जाता है, आपका स्रोत बन जाता है और इस प्रकार से नदियों का जन्म होता है। तो हिमालय की ज्यादातर जो नदियां हैं, ज्यादातर के सभी नदियां आपकी बर्फ ग्लेशियर के जो है बर्फ के पिघलने से बनी हुई हैं, इसलिए ये सदा नहीं रहा, इनमें पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ, क्या होगा, यहां बिल्कुल उल्टा है। जब कभी भी पूरी दुनिया में क्या होता है, जैसे जैसे आपका जो है टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, नदियां सूखने लगती हैं, तालाब सूखने लगते हैं, ठीक है जी, नदियां सूखेंगी, तालाब सूखेंगे, झील झरने सूखने लग जाते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि भाई स्रोतों के पानी सूखने लग जाते हैं, कुओं का पानी सूखने लग जाता है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है आपका कम होने लग जाता है जैसे जैसे गर्मी चढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहां उल्टा है, यहां हिमालय की नदियों में क्या है, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना पानी आएगा और रीजन वही है क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ये ग्लेशियर पिघलेगा और जितना ये ग्लेशियर पिघलेगा उतना नदी में पानी आएगा। यहां बिल्कुल ही अलग अलग हिसाब हो जाता है हमारा। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी भाइयों को जय हिंद। अभय, प्रताप, अभी, विवेक कुमार, ठीक है भाई। तो ये जितने भी यहां बिल्कुल उल्टा सीन है, यहां उल्टा सीन क्या है कि यहां पे जो भी बर्फ आपकी पिघल, जितनी गर्मी पड़ेगी बर्फ आपकी उतनी पिघलेगी और इसके पिघलने से जो है फिर क्या होगा, नदी में उतना पानी आता जाएगा। तो गंगा को माता का स्वरूप इसलिए तो कहा गया कि गंगा माँ है। अब मथुरा में चली जाइए, मथुरा में क्या कहते हैं, जो यमुना है, यमुना के किनारे है ना आपका मथुरा और आगरा, क्या कहते हैं, यमुना नहीं कहते हैं, यमुना जी कहते हैं। इसलिए उनको इतना सम्मान दिया गया है कि जब पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब जो है कुएं सूखने लग जाते हैं, जब आपके जो है आसपास के जो स्रोत होते हैं वो सूखने लग जाते हैं, तो तब गंगा में पानी और बढ़ जाता है और बढ़ने लग जाता है और जो है आपका उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है होता क्या है कि भाई गंगा नदी में पानी का जो स्तर होता है वो स्तर जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। सर्दियों में कम हो जाता है गंगा का पानी, उस समय पानी की आवश्यकता कहां होती है सर्दियों में, तो कम हो जाता है। और जैसी गर्मी बढ़ेगी गंगा, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में कई बार तो इतना पानी होता है कि बाढ़ आ जाती है वहां पे। ये जबरदस्त हिसाब है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं सदा नीरा है, सूखती तो कभी नहीं, लेकिन जब और इसके अलावा जब पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है खूब इसमें पानी आ जाता है। तो हिमालय के सभी नदियों में, और उसका टेक्निकल एक्सपेक्ट यह है क्योंकि सभी ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ग्लेशियर से निकल रही हैं, इसका अर्थ क्या है कि भाई जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे जो है उसमें से पानी ज्यादा आता रहेगा, ठीक है जब। सेलुलर जेल क्या है बेटा, सेलुलर जेल अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना। सेलुलर जेल जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। एक मिनट यार जरा, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हाँ, तो सेलुलर जेल, सेलुलर जेल क्या है बेटा आपका, सर हमारे यहाँ कला और पोखरा सब सूख गया है सर जी। अरे, अब सूख गया है तो क्या करें, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब गंगा नदी में पानी आने वाला है, ठीक है, बारिश आएगी। अब जैसे ही हमारे यहाँ मानसून आता है वो सारा ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है आपका, फिल हो जाता है, ठीक है ना, रिफिल हो जाएगा हमारा ग्राउंड वाटर। चलिए
अब यहाँ पे जो है सदा नीरा वाला कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गया है कि भाई गंगा और यमुना ब्रह्मपुत्र में गर्मियों में इतना पानी क्यों आ जाता है। ठीक है, हिमालय की सभी नदियों में गर्मियों में जब तापमान बढ़ेगा तो सभी नदियों में खूब पानी आ जाता है, खूब पानी आपका जो है बरसात में आज जो है आपका आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सदा नीरा कहते हैं। अच्छा, विश्व के और जगह पे सूखता है, यहां बढ़ता है। लेकिन अगर जैसे दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियां जो है आपका सीजनल होती हैं। सीजनल का मतलब क्या होती है, आपका मौसमी होती हैं, सीजनल होती हैं। यानी कि जब गर्मी होगी तो कई बार ये नदियां, इनका जलस्तर बहुत कम हो जाता है, और जब जो है कई बार जब जो है आपका मॉनसून नहीं हुआ, बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई, ऐसी स्थिति में कई बार वो नदियां सूख भी जाती हैं। ठीक है ना, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका गर्मियों में जलस्तर बड़ा कम हो जाता है, और कई बार अगर वर्षा टाइम पे नहीं हुई, बारिश आपका या फिर कम हुई है, मानसून उतना मजबूत नहीं रहा, तो वो नदियां सूख भी जाती हैं। ठीक है, उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो सूख भी जाती हैं कई बार। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई दक्षिण भारत में लगभग लगभग सभी नदियों पे विवाद है, राज्यों के बीच में विवाद है, क्योंकि पानी का क्या हो जाता है आपका भाई, देखो कर्नाटक से नदी तमिलनाडु जा रही है, केरल से नदी कर्नाटक तमिलनाडु जा रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है, और फिर उसमें पानी कम भी हो रहा है और कई बार वो सूख भी जा रही है। तो एक राज्य, पहला वाला जो राज्य है वो ये कहेगा भाई मेरे ही जो है लोगों के लिए आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो मैं आगे पानी क्यों भेजूं। और फिर कर्नाटक वाले कहेंगे कि यार पीछे से जो है पानी इन्होंने रोक दिया है, ये गलत बात है। तो वो झगड़ा जो है, वो विवाद अगर आपको देखने को मिलेगा नदियों पे, तो वो आपको दक्षिण भारत में दिखेगा। और दक्षिण भारत के अमूमन सभी बड़ी जो नदियां हैं, जैसे आपका कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, सभी पे लगभग लगभग आपका जो है वाटर डिस्प्यूट है, यानी कि जल विवाद है। आप देखिएगा सभी में है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो नदियां आपकी गर्मियों में सूख जाती हैं और कम हो जाता है उनका जलस्तर, बहुत अत्यधिक, कई बार सूख भी जाती हैं। वर्षा नहीं हुई तो फिर तो मामला बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहां आप बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं। जहां गर्मियों के मौसम में हिमालय की नदियों में खूब पानी आ जाता है, वहीं दक्षिण भारत की नदियों में आपका सूखने की उनकी गुंजाइश बन जाती है। ठीक है, ये कारण होता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि इनका जो स्रोत है वो असल में कोई ग्राउंड वाटर, वो ग्लेशियर तो है नहीं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां कहां से निकलती हैं आपका, वो निर्भर होती हैं ग्राउंड वाटर पे, जमीन से निकलने वाले पानी पे वो निर्भर होती हैं। और जब आपका मानसून नहीं आएगा, तापमान बहुत बढ़ जाता है, बारिश उतनी नहीं होगी या कम बारिश होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो आपका रिफिल नहीं हो पाएगा, उसके स्तर आपका बढ़ेगा नहीं तो भाई नदियों का पानी कम हो जाएगा या वो सूख जाएंगी। तो इस प्रकार के और कई सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे जिसमें से नदी सूख रखी है और फिर जो है मौसम चेंज होता है और फिर वो नदी दोबारा से उसी सूखे वाले इलाके से आती है, और फिर लोग जो है स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। वहां पे वो पानी आ रहा है तो लोग स्वागत के लिए तैयार हो रखे हैं, कुमकुम चावल और पूजा का वो लेके कि हाँ भाई नदी जो है वापिस आ गई है। तो कुछ तो नदियां वहां ऐसी हैं जो 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए पूरी सूख जाती हैं, और फिर जब दोबारा उनमें पानी आता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, किसान बहुत खुश होता है, उनको पूछता है नदी को फिर वो। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सीन जो है आपको वो दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, प्रणाम सर, नेहा जी कह रही है प्रणाम सर। ओके जी। सर ग्राउंड वाटर से नदी कैसे बन जाता है? ग्राउंड वाटर से नदी नहीं बनेगा तो फिर कहां से बनेगा? ग्राउंड वाटर से पानी निकलता है। आपको क्या लगता है ग्राउंड वाटर क्या छोटा सा कुआं होता है? कई जगह पे जो है पानी जल के नीचे जमीन के अंदर इतना जबरदस्त पानी का भंडार होता है वहां से। अभी आपने मेरे ख्याल से न्यूज नहीं सुनी, कल परसों का करंट अफेयर, अगर करंट अफेयर की आपने तैयारी की, पढ़ रहे होते तो शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछते होते। अभी जो है करंट अफेयर है 2-4 दिन पहले का, कि एक चट्टान है हमारी, ठीक है ना, जब चट्टान है, काफी बड़ी चट्टान है, उसके नीचे बहुत बड़ा महासागर मिला है। महासागर, सागर नहीं, महासागर मिला है। इतना बड़ा जो है पानी का मतलब जमीन के नीचे महासागर। आप नदियों की बात कर रहे हो, वहां महासागर मिल रहा है जमीन के नीचे। ठीक है ना, 600-700 मीटर नीचे, सागर भी नहीं महासागर। इतना बड़ा, मतलब जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, ऐसा है जो है जमीन के नीचे। ठीक है ना, मतलब हेडपंप वगैरह से तो पानी नहीं, हेडपंप वगैरह नहीं बेटा, पानी क्या होता है वो आपकी स्लोप ग्रेडियंट की वजह से निकलता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे स्लोप कम है, तो वो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा स्लोप की वजह से। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका सारा हिसाब किताब। तो ये जो मौसम संबंधी मैंने अब आपको बता दिया कि भाई दक्षिण भारत की नदियां मौसम पे निर्भर है, लेकिन हिमालय की नदियां मौसम पे निर्भर नहीं है। गर्मी हो सर्दियां हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सभी नदियों में जो है आपका पानी बना रहता है। ठीक है जी, तो एक तो सदा नीरा है, दूसरा क्या अंतर है आपका, ये युवा है। ठीक है ना, ये युवा नदियां हैं, और ये नदियां क्या हो चुकी हैं आपका, प्रौढ़ हो चुकी हैं,
या जिसको हम कहते हैं वृद्ध हो चुकी हैं, ठीक है ना, बूढ़ी नदियां हो चुकी हैं। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो वृद्ध हैं, बूढ़ी हैं वो नदियां। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिमालय की नदियों की, तो यह जो है बहुत ही युवा है। और क्यों ना हो, हिमालय स्वयं एक युवा पर्वत है। भाई दुनिया का अगर सबसे युवा पर्वत है तो वो कौन है? वो आपका हिमालय है। तो हिमालय पर्वत जब खुद ही युवा है तो उससे निकलने वाली नदियां भी युवा ही होंगी। फिर भी सर ये भूकंप आते हैं, अर्थ पर काफी जल है। हाँ, धरती पे बहुत जल है भाई। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं आपका। तो सदा युवा का मतलब क्या होता है, प्रौढ़ का मतलब होता है, थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूं। हिमालय की नदियां युवा हैं। कैसे पहचान होती है कि कोई नदी युवा है? दो चीजों से उसकी पहचान होती है। एक तो वो नदी बहुत कटाव करती है, ठीक है ना, जहां भी जाएगी वो नदी जो है बहुत ज्यादा कटाव करती हुई चलेगी, यानी कि इरोजन बहुत करेगी, अपने दोनों किनारों को काटेगी जहां से आगे बढ़ेगी। और अपनी जो बेस लाइन है, बेस लाइन मतलब जिस जमीन पे पानी आपका मूव हो रहा है, जिस जमीन पे पानी आपका क्या हो रहा है, आपका चल रहा है, उसका भी वो कटाव करती है। तो जो नदी होती है वो दो तरह से कटाव करती है, एक आपका हॉरिजेंटल इरोजन करेगी, एक आपका वर्टिकल इरोजन। ठीक है ना, अपने किनारों को तो काटती है, साथ के साथ अपने आधार स्थल जिस पे जो वो बह रही होती है उसको भी वो काटते हुए चलती है, ठीक है ना, उसको भी काटेगी, उसका भी जो है इरोजन करेगी। तो जो युवा नदियां होती हैं अक्सर वही नदियां होती हैं जो बहुत ज्यादा कटाव करती हैं, ठीक है ना। एक तो इससे हमें पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है इसके कोर्स से। कोर्स का मतलब होता है इसकी दिशा, कि ये जो युवा नदियां होती हैं ये बहुत जल्दी अपनी दिशा बदलती हैं, अपना कोर्स, ठीक है ना, उसका जो रास्ता होता है जिसपे नदी बह रही होती है उसको चेंज करती है। कभी जो है यहां बह रही है, कभी यहां बह रही है, कभी वहां बह रही है, और उसका मूल कारण वो इरोजन ही होता है कि यहां कटाव करते, कटाव ज्यादा हो गया तो उसी तरफ ही घूम गई। तो नदियां जो युवा नदियां होती हैं, चंचल नदियां होती हैं। जैसे युवा व्यक्ति कैसा होता है, जब आपकी उम्र 13-14 साल से लेके और 18-19-20 20-22 साल तक भी हम मान के चलें तो कैसा होता है? चंचल प्रवृत्ति का होता है। जो चीज उसको अच्छी लगी उसी तरफ ही भाग गया। मेले में ये चीज अच्छी लगी भाई वही, ये चीज अच्छी लगी इसी को खा लिया, वो अच्छा लगा कपड़ा जो है पहन लिया। इससे कोई मतलब उसको नहीं है कि घर वालों को कैसा लग रहा है, बाहर वालों को कैसा लग रहा है, मेरे लिए ठीक है कि नहीं, आगे चल के मेरा क्या भविष्य होगा, कुछ नहीं। लेकिन जो मन में आ रहा है वो करता है। तो इसी को चंचलता कहते हैं, ठीक है ना, चंचलता कहते नहीं। आपके घर वाले बहुत कहते होंगे आपके रिश्तेदारों के सामने, हाँ पढ़ने में तो ठीक है लेकिन थोड़ा चंचल है, थोड़ा चंचल बुद्धि है, कहते हैं ना घर वाले। हाँ ठीक है, पढ़ाई में तो ठीक है, नंबर ला रहा है, लेकिन थोड़ा चंचल है। तो चंचल का मतलब क्या होता है? चंचल का मतलब यही होता है कि भाई जो मर्जी आ गई वही वो करता है, और अभी ये कर रहा है तो कभी वो कर रहा है, कभी ये कर रहा है। तो वो चंचल प्रवृत्ति हम उसे कहते हैं। तो ऐसी ही हिमालय की नदियां होती हैं, वो चंचल प्रवृत्ति की होती हैं। कभी जो है नदियां इस तरफ जा रही हैं तो कभी उस तरफ जा रही है, कभी 10 साल इस रास्ते पे चले तो 10 साल उस रास्ते पे मुड़ जाती हैं, और खूब जम के जो है इरोजन करती हैं, ठीक है ना। हाँ सर, बेसिन क्या होता है? बेसिन भी बताऊंगा भी, चलो। सर मेरा ज्योग्राफी थोड़ा ढीला है, प्लीज डोंट माइंड, टाइट कर देंगे ज्योग्राफी, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो प्रौढ़, अच्छा ये युवा हो गई है। और इसके बाद जैसे प्रौढ़ की बात हम करें, प्रौढ़ और जो वृद्ध है, इन नदियों में क्या होता है कि ये नदियां बहुत ज्यादा इरोजन नहीं करती हैं। जो एक सामान्यतः जो है पानी जितना आपका इरोजन करता है उसी में एक जो है आपका नॉर्मल रेट से इरोजन इनका चलता है। कई बार तो बहुत ज्यादा इरोजन ये करती भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा जो है अपना रास्ता नहीं बदलती है, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं बदलती है। ये अपने आधार स्थल को प्राप्त हो चुकी होती है, इनका जितना इरोजन इन्होंने जो है वर्टिकली करना था वो कर चुकी होती है, और उससे नीचे वो इरोजन नहीं कर रही होती है। वो आपका जो है अपने आधार पे, जिस बेस पे वो बह रही है उसी बेस पे वो बहती हुई चली जाती हैं आगे तक, जहां से शुरू हुई थी बिल्कुल लास्ट तक उसी बेस पे चलती है। तो इस प्रकार से वो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती है। ऐसी नदियों को हम प्रौढ़ नदियां या वृद्ध नदियां हम कहते हैं, ठीक है ना। जितना जिन्होंने इरोजन करना था वो उन्होंने कर दिया, और अपने आधार स्थल को प्राप्त हो गई हैं, और वो अपना भी कभी भी कोर्स को चेंज नहीं करती है। जिस रास्ते पे चल रही है सालों से, हजारों सालों से, उसी पे ही आपका वो चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है इनको प्रौढ़ नदियां कहते हैं। तो जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं ये नदियां प्रौढ़ नदियां हैं, लेकिन ये सीजनल है, मौसमी है, ये कभी भी जो है सूख जाती हैं, पानी बहुत कम हो जाता है। और यही कारण है दक्षिण भारत में लगभग लगभग सभी नदियों पे जल विवाद है। हिमालय की नदियों की बात करें तो हमेशा सदा निरा है, हमेशा जो है उनमें पानी भरा रहता है। और इनफैक्ट जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हिमालय की नदियों में खूब पानी आपका आ जाता है, खूब जो है वहां पे बरसात हो जाती है। बरसात भी एक कारण होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका युवा,
युवा नदियां हैं, हिमालय स्वयं आपका एक युवा पर्वत है, इसकी वजह से उससे निकलने वाली नदियां भी आपका युवा नदियां हैं। बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं, खूब गाद मिट्टी पत्थर अपने साथ लाती हैं, कटाव करती हैं, अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इरोजन दोनों तरीके से कटाव करती हैं, और कभी भी अपना रास्ता बदलने में जो है आपका सक्षम हो जाती हैं। जैसे कोसी नदी का आपने नाम सुना होगा, कोसी नदी बहुत अपना रास्ता बदलती है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। ब्रिजेश, ठीक है भैया। तो अमित सिंह क्या कर रहे हैं, मैच्योर रिवर ये शांत होती हैं। गंगा रूट बदलती रहती है, गंगा रूट बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसा रूट। गंगा का रूट बदलने का मतलब होता है कि भाई वो कई हजार सालों में ऐसी चीजें होती है, कई सौ सालों में ये चीजें होती हैं, डेली का नहीं होता। मतलब सोमवार को मैं इस रास्ते जाऊंगी और मंगलवार को मैं इस रास्ते जाऊंगी, ऐसा जो है कोई गाँव ऐसा जो है स्थिति नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कई सालों में, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, जैसे कोसी नदी है, कोसी कहाँ निकलती है, हिमालय में कंचनजंगा के पास से निकलती है। सॉरी, तीस्ता नदी, तो वो कंचनजंगा से निकलती है। अब पहले वो गंगा नदी में आके मिलती थी, लेकिन अब वो कहाँ जाके मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। उसने रास्ता बदल दिया, उसके कई कारण होते हैं, भूकंप आया था, कई चीजें हो सकती है, हिमालय में उथल पुथल बहुत होती है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो वो नदियां क्या करती हैं आपका, पहले वो गंगा में आके मिलती थी, अब वो ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, तीस्ता नदी। ठीक है ना। तो ये है कहने का मतलब, ये डेली का काम नहीं है कि अभी जो है यहां है तो अभी वहां है, बहुत लंबा समय लगता है इसमें। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ जो है मुख्य कारण थे, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फिलहाल यही रहेंगे। ठीक है जी, चलो आगे। यार ये मिट गया है, ओके। ठीक है जी, चलो अब हम जो है हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इनके बारे में थोड़ा सा और जो है चर्चा कर लेते हैं। एक चर्चा, मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हिमालय की नदियां हैं या दक्षिण भारत की नदियां। एक तो उनके जन्म स्थान से, क्योंकि वो हिमालय से निकल रहे तो हिमालय की नदियां, और ये दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत की नदियां। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों को कैसे हम कहेंगे कि भाई कहां से दक्षिण भारत है, कहां से उत्तर भारत है, तो उसके लिए आपने ध्यान में रखना है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, इससे ऊपर की जो नदियां हैं इनको नॉर्थ इंडिया यानी कि दक्षिण उत्तर भारत की नदियां कहते हैं, और विंध्याचल से नीचे की जो नदियां हैं इनको हम दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी स्टेट से निकल रही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक नदी है सोन नदी, तो सोन नदी से क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण से आके गंगा में आके मिलती है, दक्षिण से आके गंगा में मिलती है। तो क्यों कहते हैं उसे दक्षिण की दक्षिण से क्यों कह रहे हैं हम उसको कि भाई वो साउथ की है, क्योंकि उसका जो जन्म है वो विंध्याचल से नीचे हो रहा है। भले ही उसका जन्म आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब आप कहेंगे मध्य प्रदेश थोड़ी नहीं दक्षिण भारत में, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे जो ज्योग्राफी है, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि विंध्याचल से नीचे का जो हिस्सा है भौगोलिक रूप से वो दक्षिण भारत है, और विंध्याचल से ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका उत्तर भारत है। तो विंध्याचल से ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम जो है उत्तर भारत की नदियां कहते हैं, और विंध्याचल से नीचे की नदियों को दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसलिए जैसे नर्मदा और ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों का जन्म मध्य प्रदेश में होता है, और वो मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात तक आपका यहां जाती है इस तरह से। लेकिन हम उनको दक्षिण भारत की नदियों में उनकी गिनती करते हैं। ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती को हम दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, जबकि उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। उनका जन्म तो आपका दोनों का जन्म मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक का जन्म अमरकंटक में हो रहा है, एक का जन्म जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जन्म होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम उन्हें दक्षिण भारत की नदियां कह रहे हैं जबकि वो मध्य प्रदेश में है, तो इसीलिए क्योंकि वो विंध्याचल से नीचे हैं, विंध्याचल के साउथ में है। विंध्याचल के नॉर्थ में जो नदियां होंगी उनको हम क्या कहेंगे, हमेशा उत्तर भारत की नदियां कहेंगे। ठीक है ना। तो एक जो है आपका डाइवर्सिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण आपका इस तरह से भी हो जाता है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। एक पॉइंट में आपको और बताना चाह रहा हूं यहां पे कि जो हिमालय का नदियां, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं बेटा, इनको जो है हम तीन तंत्र में डिवाइड करते हैं। एक हो जाती है हमारी, एक हमारी हो जाती है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है ना, एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र होता है, एक होता है जिसको हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है सर। और एक होता है सर हमारा जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और एक अन्य, इसमें हम जो है अन्य रख लेते हैं, अन्य में। ठीक है।
अब जैसे सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये तीनों ही जो तंत्र हमारे हैं वो उत्तर भारत के तंत्र हैं। और ये मान के चले, तंत्र का मतलब भी क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये पहले मैं आपको बता देता हूं तंत्र क्यों लिख रहे हैं हम इसको, इस बात को ऐसे समझिएगा। वैसे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पहले कि भाई उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है ना, हम विंध्याचल से की बात करें, विंध्याचल से ऊपर जितनी भी नदियां हैं वो या तो सिंधु नदी तंत्र में है, या गंगा नदी तंत्र में, या ब्रह्मपुत्र नदी में है, और एक दो इनसे बाहर है। तो 99% बाई 1% जो बाहर है वो आपका अन्य में आ जाती है, जैसे माही है, साबरमती है, लूनी नदी है, तो वो अन्य में आ जाती है। नहीं तो उत्तर भारत में विंध्याचल से ऊपर जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां या तो सिंधु नदी का हिस्सा है, या तो गंगा का है, या तो आपका ब्रह्मपुत्र का हिस्सा है। कुछ इस तरह से जो है आपका इसका गेम चलता है, ठीक है ना। ज्यादातर नदियां आपका या तो सिंधु में होंगी, कोई भी नदी जो विंध्याचल से ऊपर है या तो वो सिंधु में जाके मिल रही होगी, या गंगा में जाके मिल रही होगी, या ब्रह्मपुत्र में जाके मिल रही होगी। 99%। 1% छोटी मोटी नदियां, जैसे माही बताया मैंने, साबरमती बताया, घग्गर बताया, लूनी बताया, ये दो चार छोटी छोटी क्षेत्रीय जो नदियां हैं वो आपका अन्य में आ जाती है। वो इन तीनों ही तंत्र में कहीं नहीं आती हैं, तो वो छोटी मोटी नदियां आपका अन्य में आ गई। अदरवाइज 99% इसी में ही होंगी। अच्छा, अब तंत्र का मतलब समझ लो। तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे ये नदी आपका चल रही है, ठीक है ना, तो ये नदी हमारी क्या है, ये मदर रिवर है, ये हमारी मदर रिवर है। मदर रिवर मतलब मेन नदी है, हमारी मुख्य नदी है, ठीक है ना। इस नदी में अगर कोई नदी आके अपना जल विसर्जित करती है तो उसको हम कहते हैं सहायक नदी, वो सहायक है, ठीक है ना, जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, कि भाई वो इंग्लिश में हम उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। सर गंगा रूट बदलते रहते, अच्छा ऐसा क्यों सर, मतलब सर क्यों विंध्याचल से नीचे का भाग को साउथ में रखा गया है, इसलिए रखा गया है मेरे बच्चे क्योंकि वो पहले भारत में नहीं था, वो दूसरी प्लेट है। जो आपने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में आपने सुना है कभी, जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। जो हमारा ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत का मतलब होता है फोल्ड माउंटेन, तो ये जो फोल्ड माउंटेन है इसका निर्माण कैसे हुआ है ये आपने जो है उसमें पढ़ा होगा ना आपने फिजिकल ज्योग्राफी में, कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो हिमालय बना है वो कैसे बना है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले कहाँ थी आपका, वो तो नीचे अफ्रीका की तरफ थी ना, जहां पे मेडागास्कर था, तो वहां से ऊपर आया है वो। तो वो जो हिस्सा ऊपर आया है वो वही विंध्याचल वाला हिस्सा है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा क्या रीजन है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने पक्का, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा यूरेशियन प्लेट के बारे में, जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं इंडिया का तो उसमें हम बताते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। वो विंध्याचल से नीचे का जो हिस्सा था वो भारत में पहले नहीं था, मतलब मैं आपको ये समझाता हूं मोटा मोटा कि वो पहले भारत में नहीं था, ठीक है ना। वो कहाँ जुड़ा हुआ था आपका, अफ्रीका में। आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ही मान के चलिए कि वो जो भारत का हिस्सा है विंध्याचल से नीचे वाला, वो बिल्कुल अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। वो धीरे 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 करके आपका जो है ऊपर आया और तब वो ऐसे जुड़ा है वहां पे, और तब विंध्याचल का निर्माण इस तरह से हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए विंध्याचल से नीचे का जो हिस्सा है उसको भौगोलिक रूप से डिफरेंट मानते हैं, अलग मानते हैं, दक्षिण भारत इसलिए कह रहे हैं हम उसको, ठीक है जी। हाँ, प्लेट के कोलिजन वाला जो जो भी है आपका, राइट। ये है कहने का मतलब है विंध्याचल से नीचे, देखो मेरी बात सुनो, यूं यूं समझ लो कि विंध्याचल से नीचे का जो हिस्सा है ना ये था नहीं पहले भारत में, ये कहीं नीचे था, ये यहां से आके जो है ऐसे जुड़ा है भारत में, ठीक है ना। और विंध्याचल से ऊपर जो गंगा के मैदान ये है, ये बिल्कुल नया हिस्सा है आपका, बिल्कुल नया हिस्सा बना हुआ है। विंध्याचल से ऊपर क्या है आपका, विंध्याचल से ऊपर आपके सारा गंगा का मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, और वो फिर आपका उसके ऊपर फिर यहाँ पे हिमालय लग जाता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा पूरा नया बना हुआ है, ये हिस्सा आपका पहले कहीं और था, यहां से घूम के फिर ये जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए उसको जो है आपका अलग मानते हैं। विंध्याचल से नीचे की धरती बिल्कुल अलग धरती है, और विंध्याचल से ऊपर का जो भारत है वो बिल्कुल अलग भारत है, वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है जी। चलो, तो यहां पे क्या होता है आपका सहायक नदी कहते हैं, यानी कि कोई नदी आके जब मुख्य नदी में अपना जल विसर्जित कर दे तो उसको उसकी सहायक नदी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसको उसकी सहायक नदी, क्योंकि उस नदी ने क्या किया है, उसकी सहायता की है। क्यों, कैसे सहायता की है, हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है मेरे भाई वो। तो ये सहायता क्यों की है, उसकी सहायता असल में पानी के जल स्तर बढ़ाने में की है, उसका आकार बड़ा करने में की है। जब ये नदी इस नदी में आके मिली, इस नदी को हम ए नदी मान लेते हैं और इसको बी नदी मान लेते हैं, तो जब बी नदी ए नदी में आके मिली तो उस नदी ने क्या कर दिया, आपका जो बी नदी है उसको क्या कर दिया है, उसने उसको
उस नदी का जो है जल स्तर बढ़ा दिया है, उसका पानी का स्तर बढ़ा दिया, उसका आकार बढ़ गया है। जैसे यमुना है, यमुना जब गंगा में मिलती है प्रयागराज में, तो जैसे ही जो है यमुना गंगा नदी में मिलती है तो गंगा नदी का वाटर वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका जल स्तर बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। तो यमुना नदी ने क्या किया, गंगा नदी की सहायता की उसका आकार बढ़ाने में, उसका वॉल्यूम बढ़ाने में, उसका जल स्तर बढ़ाने में, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसकी सहायक नदी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सहायक नदी हो गई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो आके इसमें मिलेंगी, इस तरह से आके इसमें मिलेंगी, तो इनको सहायक नदियां कहते हैं। और जैसे ही ये जो नदी है, कई बार क्या होता है कि अभी तो हम कह रहे भाई कोई नदी आके इसमें मिल गई, कई बार क्या होता है कि ये मेन रिवर है, इससे कोई ब्रांच आपका सेपरेट हो गई और दोबारा आके उसमें मिली नहीं, सेपरेट हो गए और सेपरेट होके ही अपना जो है निकल गए और अपने आप ही समुद्र तक पहुंच गई। तो इस प्रकार की जो शाखाएं होती हैं जो कि आपका नदी से निकलती हैं और सेपरेट होके जो है फिर कभी दोबारा नदी में आके नहीं मिलती हैं, तो ऐसी नदी, ऐसी शाखाओं को हिंदी में कहा जाता है वितरिका, और इंग्लिश में कहा जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी। जब नदी से उसकी कोई ब्रांच अलग हो जाए और अलग होके वो अपना सेपरेट होके समुद्र में गिरे, दोबारा कभी जो है नदी में आके ना मिले और अपना सेपरेट होके चलती चली जाए, तो उसको वितरिका कहा जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। जैसे गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, हुगली नदी अपने आप में थोड़ी नहीं है, हुगली का जन्म कैसे हुआ, वो गंगा से सेपरेट होती है अलग, और सेपरेट होकर अलग होते होते वो जो है आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, ठीक है ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी हम कहते हैं, ये हुगली जैसे। तो ये जो कुल मिला के भाई एक मुख्य नदी है, उसमें कोई कई सारी नदियां आके अपना जल विसर्जित कर रही है, ठीक है। और कोई नदी कई बार होता है उसकी एक आधा ब्रांच उससे सेपरेट होकर निकल जाती है, वो एक अलग ही नदी बन जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा तंत्र है, इसी को हम जो है आपका सिस्टम कहते हैं, इसी को तंत्र कहते हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी जो है वो मदर रिवर हो गई, और जो उसमें आपकी जल विसर्जित कर रही हैं, जो नदियां आके उसमें मिल रही हैं वो, और या उसमें से कोई ब्रांच निकल रही है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, उसकी सहायक नदियां हो गई और उसकी वितरिका हो गई। तो ये पूरा मिलके एक तंत्र बनाती है, नदी का जो एक सिस्टम बनाती है, उसी को जो है उसका जो है नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ठीक है ना। यमुना नदी दिल्ली में है नहीं, दिल्ली जो है यमुना के किनारे है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहां पे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि बेसिन क्या होता है। बेसिन का मतलब होता है, देखिए बेसिन क्या है, बेसिन का मतलब होता है जैसे ये नदी हमारी मुख्य नदी है और इसमें कई सारी नदियां जो है आके अपना क्या करती हैं, जल विसर्जित करती हैं, और कोई उससे ब्रांच निकलती भी है। अब जब पीक टाइम आता है, ठीक है ना, साल में 365 दिन में, 365 दिन में कई कोई दिन ऐसे होंगे, 2-4 दिन, 5-7 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, जब भयंकर बारिश होगी, या इस नदी का जो जल स्तर है, इसका जो वाटर लेवल है वो आपका इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के बाद, जैसे सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी जनरली ऐसे चल रही है, लेकिन जब उसका पानी बढ़ेगा तो वो अगल बगल के क्षेत्रों में फैलेगा। ऐसी जो इसकी ट्रिब्यूटरी होंगी, जो इसकी सहायक नदियां हैं, उनका भी जल स्तर उसी टाइम पे बढ़ेगा और उनका भी जो है पानी इधर उधर के क्षेत्र में आपका फैलेगा, ठीक है ना। तो 365 दिन में, साल में, जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है, और ऊपर होने के बाद वो पानी आपका कितने एरिया तक फैलता है, कितने एरिया तक आपका जाता है, उसी को उस नदी का बेसिन कहा जाता है, ठीक है ना। उसी को उस नदी का क्या कहा जाता है, आपका बेसिन कहा जाता है। बेसिन का मतलब होता है नदी जिस क्षेत्र से होके बहती है और जहां तक उसका पानी आपका, उसके पानी का प्रभाव रहता है, उसी को उसका बेसिन कहा जाता है, ठीक है ना। सर ऐसा ओनली गंगा रिवर के साथ होता है? नहीं, दुनिया में बहुत सारी नदियों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको बेसिन कहा जाता है, बेसिन का मतलब यही होता है। और इसमें एक शब्द और आता है जिसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया और बेसिन लगभग लगभग वो एक ही होते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस उसमें होता है, लेकिन आप अपने लेवल पे ये मान के चलिए कि कैचमेंट एरिया और बेसिन लगभग आपका एक ही होता है, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन वही चीज है कि जल स्तर जब इसका बढ़ेगा तो पानी कहां तक फैलेगा। नॉर्मली पानी ऐसा चल रहा है आपका, लेकिन जब उसमें बाढ़ आएगी, जब उसका पानी बढ़ेगा, तो वो पानी कहां तक जाता है, वो उसका और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका पानी बढ़ के जितने एरिया तक फैल सकता है, उतना उतना एरिया जो है उस नदी का क्या माना जाएगा, बेसिन माना जाएगा, उसका कैचमेंट एरिया माना जाएगा, ठीक है जी। चलो, ये हो गया आपकी नदियों से संबंधित कुछ हमारे जो टर्म्स हैं। अब आते हैं हम आपका सिंधु नदी पे। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है सर। चलिए। ये सेव कैसे होगा? है?
ये सेव हो जाना चाहिए ना, बच्चों को चला जाए। क्योंकि इसमें सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा ना अभी, तो ये हट जाएगा सारा। हाँ, ये हट जाएगा सारा। देखो, 1 मिनट देखो, रुको। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को चला जाए ये वाला। तो ये कैसे जाएगा, ये मुझे बताओ पहले। कहाँ है? यहाँ पे। ये लो, कर दिया। कितनी बार दबाना है ये? भाई आप चाहते हो कि मैं इसको सेव करूं आपके लिए? स्क्रीनशॉट कैसे ले, वही तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, जिस जिस रीजन पे बढ़ता है वो बेसिन कहलाएगा, जहां तक उसका पानी जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो नदियां बड़ी नदियां होती है ना, उनका बेसिन उतना बड़ा होता है। जैसे आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी का बेसिन ज्यादा है, आपकी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा भी होगा, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसका बेसिन आपका ज्यादा है। तो वो क्वेश्चन, वो बेसिन जो है आपका है क्या, वो आप कैसे पता करोगे कौन सी नदी का बेसिन ज्यादा है? तो आप उसमें से देखना कि कौन सी नदी बड़ी है, तो जो नदी जितनी बड़ी होगी उसका बेसिन, उसका कैचमेंट एरिया उतना ज्यादा होगा। है। सर ऐसी कोई रिवर है जिसका कोई हेल्पफुल रिवर नहीं हो? हेल्पफुल रिवर का क्या मतलब होता है? ट्रिब्यूटरी कहते हैं उसको बेटा। या तो हिंदी लिख ले, सहायक नदी। हाँ, बिहार बेसिन है, हाँ, ये तो वही वो सभी जगह है यार। यूपी, यूपी में कम नदियां, अभी अभी देखो गंगा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, पूरा यूपी नदियों से भरा हुआ है। तो वो सारा बेसिन ही है, तभी तो यूपी में खेती अच्छी होती है। हाँ, तो सेव करना ना। क्लोज करेंगे तो ये हट जा रहा है ना लिखा हुआ। इसमें सेव नहीं होता। अच्छा। है। तो ये पीपीटी तो दी थी मैंने। अच्छा, तो इसमें सेव नहीं हो गए, तो ये कैसे होगा फिर? ये तो बच्चों को अगर चला जाता तो ठीक ही रहता है। नहीं नहीं, अभी और आगे भी मुझे जो बनाना है वो भी बच्चों को चला जाए तो पीपीटी से करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, या तो इसको स्क्रीनशॉट भी नहीं मिलता, इसका कुछ कुछ भी नहीं है इसका। कुछ तो होगा इसका, यस, क्योंकि अगर हमने कुछ लिखा हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों को या इसमें नहीं है कुछ ऑप्शन हमारा? 1 मिनट होगा इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका। हो गया। चलो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा भाई लड़कों तो में, ठीक है। अब इसको थोड़ा बंद करके ना पीपीटी में खोल दो। तो कहाँ से बंद करोगे बताओ? इसको उसमें खोला है शायद। अच्छा, पीपीटी चल रही है। तो ये वो क्या चल रहा था फिर ये? हाँ, सॉफ्टवेयर खुल गया ना साथ में वो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ठीक है, इसी से हो जाएगा काम, है ना। हाँ, तो अभी आ नहीं रहा था ना। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं भैया। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा जाए। सिंधु नदी तंत्र, ये जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ये पीपीटी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की जाए। सिंधु नदी का जन्म जो है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे, ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपने उत्तराखंड ढूंढना है। और उत्तराखंड से आप सीधे बिल्कुल पास में जब आप तिब्बत जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक कैलाश मानसरोवर, मैंने पहले भी आपको बताया है, कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के नीचे दो यहाँ पे आपको सरोवर मिलेंगे जिसका नाम है आपका कैलाश मानसरोवर, ठीक है ना। अब तो मैं दिख रहा हूं ना, आवाज भी आ रही है? एक बार हाँ बता दो कि आ रही है आवाज बढ़िया से, और दिख भी रहा हूं।
ठीक है, तो एक बार यहाँ पे जो है क्या होता है, कैलाश और आपका मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, मैंने इस बारे में लास्ट लेक्चर में भी चर्चा की थी। ठीक है, चलो ठीक है। इसी के पास में ग्लेशियर, क्योंकि ये पूरा जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, तो ग्लेशियर यहां पे होते हैं। और ग्लेशियर मैंने आज आपको बता दिया ना, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है कि जो बर्फ की बहुत मोटी मोटी चादरें होती हैं वो, तो उनकी पिघलने से फिर क्या होता है, आपका नदियों का जन्म होता है, धाराओं का जन्म होता है, पानी की धाराओं का जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका क्या होगा कि उनका जन्म होता है और फिर नदियों का जो है आपका एक प्रकार से बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है। अब यहां पे जो है इसी तरह से यहाँ पे ग्लेशियर हैं, वो पिघलते हैं और पिघलने के बाद सिंधु नदी का जन्म होता है। और सिंधु नदी जो है यहां से चलते हुए आपका कहां आती है, जम्मू कश्मीर में आती है, या यूं कहिए कि अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसका नाम है आपका लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में यह आती है और भारत ने लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट हमारा है, इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया हुआ है, एक डैम इसके ऊपर बनाया हुआ है। इसको भी ध्यान में रखना है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन सा डैम हमने बनाया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हमने डैम बनाया हुआ है इस पे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, और इसका जो शुभारंभ किया था वो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ही किया था। क्या आप बता सकते हो इसका नाम क्या है, इस डैम का नाम? तब तक सोच के बताओ मुझे, ठीक है। तो ये नदी में जो है, और देखिए एक फैक्ट आपको याद रखना है, सिंधु नदी केवल भारत के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ये पीओके चली जाती है, ठीक है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चली जाती है। कहां चली जाती है आपका? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपका चली जाती है। ठीक है, ये जो पूरा इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, हमारे पास तो है नहीं, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये चली जाती है। ठीक, जब ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चली जाएगी तो ये माना जाएगा कि भाई अभी हमारे पास केवल भारत के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, मौजूदा केवल लद्दाख डिस्ट्रिक्ट भारत में, मतलब सिंधु नदी एक ही जिले में है, वो है लद्दाख। उसके बाद वो सीधे पाकिस्तान चली जाती है, फिर भारत में रहती नहीं है। और जब वो पाकिस्तान यहां पीओके आपका चली जाती है तो यहां पे जो है आपसे दो चार छोटी मोटी नदियां इसमें आके मिलती हैं। ठीक है ना, छोटी मोटी जो है आपका, जैसे एक का नाम है आपका श्योक, जैसे मैं यहां पे बनाऊंगा आपका, यहां पे श्योक नदी, ठीक है ना, श्योक नदी जो है आके इसमें मिलती है। इसमें फिर एक नदी और आके मिलती है यहां पे जिसका नाम है आपका गिलगिट। ठीक है ना, गिलगिट नदी जो है आके इसमें मिलती है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपके एग्जाम में कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख लें इसमें। इसमें ऐसे जो है एक जास्कर नदी भी आके मिलती है वहां पे। तो ये सारी नदियां, उसमें छोटी मोटी नदियां वहां पे मिलती हैं। और उसके बाद ये क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड। ये जो है आपका एक सिंटैक्सियल बेंड लेता है। सिंटैक्सियल बेंड का मतलब होता है जब कोई नदी आपके इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए था ना, ऐसे इस तरह से, लेकिन यहां पे इसने क्या कर दिया, आपका एकदम से ये विपरीत दिशा में मुड़ गई और बिल्कुल पाकिस्तान के बीचों बीच से बहते हुए आपका जो है नीचे आ गई। ठीक है ना, इसका उठाने ऐसा ड्राइवर होगा, सामान लेके आ रहा है ना, बैग्स वगैरह लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पाकिस्तान के बीचों बीच से होते हुए यह आपका अरब सागर में मिल जाती है। तो ऐसी ब्रह्मपुत्र नदी भी करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या करती है, सिंटैक्सियल बेंड, वो भी जो है इसी तरह से घूमती है। इसको कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड, इसको कहा जाता है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये जो सिंधु नदी है इस प्रकार से पीओके में जाती है, छोटी मोटी नदियां उसमें मिलती है। जब ये इस तरह से पाकिस्तान में घुसती है तो एक नदी और आके यहां पे मिलती है जिसका नाम है आपका काबुल। ध्यान में रखना, ये अफगानिस्तान से आती है, काबुल नदी। ठीक है ना, हाँ, डैम का नाम आप बताओ, डैम का नाम क्या है? डैम का नाम तो आपने बताना है, मैंने थोड़ी नहीं बताना है। ठीक है ना, क्या परियोजना का नाम है आपका? ऑप्शन दूं आपको? चलो ऑप्शन दूंगा अभी लास्ट में। ठीक है, तो काबुल जो है आपका, काबुल नदी आती है अफगानिस्तान से। ये एनडीए और सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु नदी में अफगानिस्तान से आके एक महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है, उस नदी का क्या नाम है? तो उसका नाम है काबुल। ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के नाम पे ही रखा गया है। और अफगानिस्तान की जो राजधानी काबुल है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। ठीक है ना, पर्वतों में, हिमालय में है, मतलब बिल्कुल हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, वो उनको कहते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियां। तो उन हिंदू कुश की पहाड़ियों में स्थित है आपका काबुल शहर। जब आप कभी काबुल जाना आपका नाम हुआ ना, तो तभी आप देखना वहां पे जो है काबुल जो शहर है वो पहाड़ों के बीच में है, बिल्कुल बर्फ पड़ी रहती है वहां पे, अफगानिस्तान की राजधानी है। तो वहीं से इस नदी का जन्म होता है और इस सिंधु नदी पे आके मिलती है। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो हमारी
नदियां होती हैं इनसे एक क्वेश्चन आपका, एक जनरल क्वेश्चन जो बनता है वो इसके तटों से लेके भी बनता है कि भाई कौन सी नदी इसके बाएं तट पे आके मिलती है, कौन सी नदी इसके दाएं तट पे आके मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी नदी का अगर तट आपको जानना है तो उस नदी का जो है फ्लोइंग, जिस तरफ वो नदी बह रही है उस नदी की तरफ आप मुंह खड़े करके हो जाइए, ठीक है ना। जैसे ये नदी का डायरेक्शन ये है तो इस तरफ हम खड़े हो जाएंगे, तो ये वाला जो हाथ है मेरा वो कौन सा है आपका, ये राइट है, और इधर वाला कौन सा मेरा जो है आपका लेफ्ट है। तो ये इसका राइट बैंक हो गया, यानी कि इसका कौन सा किनारा हो गया, दायां किनारा हो गया, और ये कौन सा हो गया, इसका बायां किनारा हो गया। तो कई बार क्वेश्चन आपका किनारों को लेके भी आ जाता है कि कौन सी नदी उस नदी के जो है बाएं तट पे आके मिलती है या उसके जो है दाएं तट पे आके मिलती है। जैसे इसी के बारे में क्वेश्चन आपका ये पूछा हुआ था कि वो कौन सी नदी है जो अफगानिस्तान से आती है और सिंधु नदी के दाएं तट पे आके मिलती है। तो हमें ये दाएं तट का मतलब फिर हमें समझना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन कौन सी बात कर रहा है, वो उस तरफ वाली बात कर रहा है, इस तरफ वाली बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, इनको भी ध्यान में रखना। तो सिंधु नदी कुछ आपका ऐसे बढ़ती है, ठीक। अब इसके बाद जब जो है सिंधु नदी का तो खैर कहानी यहीं पे छोटी सी खत्म हो जाती है। ये सिंधु नदी का है, ये कराची शहर के निकट, यहाँ पे कराची शहर है, कराची शहर के निकट ये आपका क्या करती है, अपना जल विसर्जित कर देती है, ठीक है। अपना जल क्या करेगी, विसर्जित कर देगी, अपना जो है छोटा सा डेल्टा बनाती है। वहीं पास में कराची शहर है, यहाँ पे कराची, ठीक है ना। तो कराची शहर है पाकिस्तान का, वहीं पे वो इसी नदी के किनारे पे है, वहां पे अपना छोटा डेल्टा बना के अरब सागर में अपना जो है वाटर को डिस्चार्ज करती है। अब इसके तंत्र के बारे में पढ़ा जाए। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो 5 हैं, ठीक है ना। 5 नदियां हैं, वो कौन सी हैं आपका, वो है झेलम। सबसे पहले नदी जो हमारी होगी वो होगी झेलम नदी, झेलम। दूसरी है आपका चिनाब, रावी, ब्यास, और तीसरी हो जाएगी आप 5वीं हो जाएगी सतलज, ठीक है। ये नदियां हैं आपकी, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और आपका सतलज। ये जो नदियां हैं इन नदियों को कहा जाता है पंचनद। इसको आपने ध्यान में रखना है सर, इनको क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। यानी कि ये वो 5 नदियां हैं जिनके द्वारा, हाँ हाँ ठीक है ना, ये पंचनद हैं, ठीक है। पंचनद का मतलब क्या होता है, वो 5 नदियां जिनके द्वारा एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण किया गया है, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं आपका पंजाब। पंजाब का मतलब क्या होता है, पंजाब 2 शब्दों से बना हुआ है, पंज धन आब, ठीक है ना। पंच हो गया, पंच का मतलब 5 हो गया, और आब, आब, ठीक है ना। पंच का मतलब क्या हो गया आपका 5, आपका मतलब हो गया क्या होता है, धाराएं, जल की धारा, ठीक है ना। जल की धारा, जल की धाराओं को कहते हैं आपका आब। पानी को कहा जाता है बेसिकली पंजाब में, पंजाबी भाषा में आब का मतलब पानी होता है, या पानी की धाराओं को कहा जाता है, ठीक है ना। पानी के स्रोत को कहा जाता है आपका आब। दो धाराएं, देखो एक ध्यान में रखना, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे ये 2 नदियां हैं, इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को बनाया है, ठीक है ना। ये नदियां आपके क्या लाती हैं, गाद, मिट्टी, पत्थर लाती हैं और इस पूरे क्षेत्र में बिखेर देती हैं। तो ये इन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसको 2 आब कहते हैं। आब का मतलब वही मैंने बताया ना, पानी। तो जैसे आपका जो है यहां पे ये 2 आब का मतलब क्या हो गया, ये जो ये क्षेत्र है ना आपका, ये 2 आब है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये 2 आब हो गया है। तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या हो गया सर आपका, पंजाब, ठीक है ना। आपका मतलब जल हो गया, पानी हो गया, वही मैं कह रहा हूं। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, 2 आब। 2 आब, 2 नदियों के बीच का इलाका है आपका 2 आब। तो 5 नदियों के बीच का इलाका क्या हो गया आपका, पंजाब, इसीलिए इसको पंजाब कहते हैं, ऐसे पंजाब नाम आया है आपका। तो वो 5 नदियां कौन सी है जो इस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और आपका सतलज। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आपकी पंचनद कहा जाता है, ठीक है ना। ये पंचनद है, इसमें सिंधु नहीं है, इसको आपने ध्यान में रखना है, इसमें सिंधु नहीं है। अगर इसमें सिंधु होता तो फिर ये तो 6 हो जाती, ठीक है ना, फिर 6 हो जाती, फिर पंजाब नहीं होता, फिर पंचनद नहीं होती है। और देखो जब हम सिंधु को इसमें मिक्स करते हैं तो ये 6 हो जाती हैं,
और प्राचीन काल में इसी क्षेत्र में एक और नदी बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती, जिसका नाम था सरस्वती। तो सिंधु को मिला के हो जाती है 6 और उस प्राचीन नदी को मिला के हो जाती है आपका 7। तब इस क्षेत्र को हम कहते थे सप्त सिंधु प्रदेश। प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में इस पूरे इलाके का जो नाम था ना, वो पंजाब नहीं था, वो था आपका सप्त सिंधु प्रदेश। और क्यों कहते थे सप्त सिंधु प्रदेश? क्योंकि 5 नदियां तो ये हो गई, एक सिंधु हो गई 6, और एक सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है 7। तो इन 7 नदियों का ये जो विशालकाय क्षेत्र था, इसको कहा जाता था सप्त सिंधु प्रदेश। पुराना नाम इसका ये है, और आज के डेट पे हम इसी को पंजाब के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेसिकली 5 नदियों ने ही फिर इसका क्या किया है, आपका निर्माण किया हुआ है। ठीक है जी, तो यह है बात। अब आते हैं इन 5 नदियों पे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज पे। सबसे पहले देखेंगे भाई झेलम नदी आपका कहां से निकलती है। अब आपने एक काम करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, अपनी कॉपी पे, अपनी हैंडराइटिंग में, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, जिस तरीके से, वो आप उसी तरह से बनाते हुए चले जाओ। जैसे मैं यहां से, जैसे मैंने ये बनाया है सिंधु नदी, ऐसे ऊपर ले गया, ऐसे नीचे ला गया, ऐसे आप भी जो है इसी तरह से बनाओ। श्योक, गिलगिट, इस तरह से मैंने 2-4 नदियों के नाम लिख दिए, वहां पे काबुल लिख दिया, ऐसे बना लो इसको। अब मैं झेलम नदी को बनाऊंगा और इन 5 नदियों को बनाऊंगा, तो ऐसे ही आपने मेरे साथ वो बनाते रहना है। कैसे भी बनाओ, ठीक है ना, गंदा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, कैसा भी बन रहा है, बनाते जाओ। केवल मोबाइल पे, स्क्रीन पे मत देखो इसको। अगर तुम इसका 100% आउटपुट लेना चाहते हो तो केवल स्क्रीन पे मत देखो, इसे साथ के साथ बनाओ। तो जब आप इसे साथ के साथ बनाओगे ना, तो आप इसे भूल ही नहीं पाओगे, पक्का, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। कल के दिन फिर बनाने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, आपके दिमाग में याद रहेगा, हाँ यार ये बताया था, इस तरीके से बताया था। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी वो मदद ही करेगा। ठीक है ना, तो पेन कॉपी उठाओ और इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। चलो, अब आते हैं आपका झेलम पे। झेलम का जो जन्म स्थान है वो कश्मीर में वेरी नाम की एक जगह है। कहां से निकलती है झेलम? वेरीनाग से। भाई झेलम में जो है आपका वेरीनाग से इसका जन्म होता है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में एक वेरीनाग नाम की एक जगह है, और वहां से जो है आपका झेलम का जन्म होता है। और ये जो झेलम है, ये नदी आपकी 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। झेलम नदी, एक तो पुष्पेंद्र, जय हिंद भाई, एक तो आपने ध्यान में रखना है, जो झेलम नदी है इसकी एक छोटी सी वहां पे ट्रिब्यूटरी भी है, एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा, ठीक है ना, किशन गंगा इसका नाम है। किशन गंगा, क्वेश्चन आता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, आपने कह देना है जी झेलम की है। ये 1 नंबर पे हम झेलम लिख लेते हैं, ये भी हमारे 1 नंबर क्या हो गई, ये झेलम हो गई 1 नंबर वाली। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो झेलम है इसमें किशन गंगा का क्यों बहुत बड़ा रोल माना जाता है? क्योंकि किशन गंगा पे डैम बनाया जा रहा है जिसको किशन गंगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, और उस डैम पे पाकिस्तान ने आपत्ति उठाई थी, और खैर उसमें वो हार गया, केस ले गया था, वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, लेकिन वो वहां वो केस हार चुका है। ठीक है जी। लेकिन इसीलिए क्योंकि ये न्यूज में रहा और ये डिस्प्यूट रहा भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 2 देशों के बीच में, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो एक तो पूछेगा किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है आपका वो कहां है, वो कौन सी नदी पे बना है। अब जब वो ये कहेगा कि भाई किशन गंगा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में ABCD में किशन गंगा तो वो देगा नहीं, इतना मूर्ख तो एग्जामिनर है नहीं कि ऊपर पूछ रहा है किशन गंगा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बना है और ऑप्शन ए में ही दे दिया किशन गंगा, तो कोई भी मूर्ख लड़का होगा वो किशन गंगा पे टिक मार देगा। इसीलिए एग्जामिनर जो होता है वो कभी भी किशन गंगा नहीं लिखता है, वो कहता है किशन गंगा कौन सी नदी पे, प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बना है, तो ऑप्शन में कभी भी किशन गंगा नदी नहीं देगा। क्या लिखेगा आपका? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। तो ऐसे में फिर किस में टिक मारना पड़ेगा? झेलम पे, क्योंकि अल्टीमेटली किशन गंगा जो है वो किस में आके मिल रही है? वो मिल रही है झेलम में। झेलम पंजाब से जाती है ना, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल पंजाब से जाते, लेकिन जो तुम पंजाब कह रहे हो ना, वो पंजाब राज्य नहीं, पंजाब क्षेत्र की बात हो रही है। जो पंजाब है, जो इलाका जिसको ये 5 नदियां बनाती हैं, जिस क्षेत्र को, वह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान दोनों में आता है। भारत में भी आता है, भारत में हम उसे पंजाब राज्य के नाम से जानते हैं, पंजाब राज्य थोड़ा सा उसका हिस्सा है। ठीक है ना, जो पंजाब क्षेत्र है वो पूरा का पूरा पंजाब क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है।
हमने अपना राज्य जो पंजाब है उसकी उस केवल वही वही ना समझ रहे हैं इसके बारे में, केवल वही वही तो आपका सिर पे क्या हो गया, वो तो एक राज्य हो गया पंजाब। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में भी है। इवन मैं आपको बताऊं, पंजाब का जो इलाका है ना वो पाकिस्तान में ज्यादा है। ठीक है ना, जो पंजाब जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं कि जिसको 5 नदियों ने जिसका निर्माण किया है, वो पाकिस्तान में ज्यादा है, वो भारत में कम है। ठीक है, तो जब हम पंजाब कहते हैं अभी यहां ज्योग्राफी में, उसका अर्थ पंजाब राज्य से ना होके पंजाब उस क्षेत्र से है जिनका निर्माण ये 5 नदियां कर रही हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए मेरे भाई। चलो, अब यहां पे क्या है कि ये किशनगंगा वाला हमारा काम खत्म हो गया। दूसरा आपने ध्यान में रखना है, ये जो है एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है आपका वूलर झील। वूलर झील जो मैंने आपको बताई थी कि भाई किस प्रकार की झील है, आपका ऑक्सबो लेक है, गौखुर झील है, और उस झील का निर्माण किसने किया है, आपका झेलम नदी ने किया है। कुछ दूर पाकिस्तान और भारत बॉर्डर के बिल्कुल पैरेलल चलने के बाद यह नदी जो है आपका कहां चली जाती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में चेनाब नदी जो दूसरी नदी अभी आएगी, उस नदी में आके जो है ये मिल जाती है। ठीक है ना, अब आते हैं दूसरा जो है चेनाब नदी पे। ये जो चेनाब नदी है इसका जन्म कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला में। कहां से होता है, बारालाचाला। हमने पढ़े थे ना, दर्रे पढ़े थे, बारालाचाला। हमने परसों दर्रे पढ़े थे ना, इसी क्लास में पढ़े थे दर्रे, कि हिमाचल में 3 दर्रे हैं, बारालाचाला, और दूसरा दर्रा कौन सा बताया था, रोहतांग, सिपकीला। तो उसी बारालाचाला दर्रे से हिमाचल प्रदेश से किसका जन्म होता है, आपका चेनाब नदी का जन्म होता है। ठीक है ना, चेनाब नदी का जो है आपका जन्म होता है। और इस चेनाब नदी में ही जो हमारी पहले वाली नदी है, कौन सी नदी, झेलम, यही जो है पाकिस्तान में जाके मिलती है, इससे भारत में नहीं मिलती है, पाकिस्तान में जाके फिर वो चेनाब नदी में मिलती है। और चेनाब नदी जो है वो एक जगह है मिठानकोट। मिठानकोट के नजदीक जो है यह नदी किसमें मिल जाती है, आपका मिठानकोट के नजदीक जो चिनाब नदी है वो आपका सिंधु नदी में मिल जाती है। जो चिनाब नदी है वह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी आपने ध्यान में रखना है। जो चिनाब नदी है वो जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी का मतलब क्या है भाई, जो सबसे ज्यादा सहायता कर रहा है वही सबसे सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। और सबसे ज्यादा सहायता किस चीज में कर रहा है, आपका पानी में। सबसे ज्यादा पानी सिंधु नदी को कौन देती है, चिनाब नदी देती है। इसको मैं 2 नंबर दूंगा। और बारालाचा से इसका जो है जन्म होता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है, वहां से इसका जन्म होता है। भारत में बहुत कुछ महत्वपूर्ण डैम बनाए हुए हैं चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर वैली प्रोजेक्ट आपके बना रखे हैं, जिनके नाम मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। चिनाब नदी पे जो बना रखे हैं, चिनाब नदी पे, ठीक है ना, दुलहस्ती, बगलीहार, ठीक है ना, दुलहस्ती और बगलीहार तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है माने जाते हैं चिनाब नदी के, जो कि पाकिस्तान ने हम पे केस भी किया था। बगलीहार दुलहस्ती दोनों पे केस किया हुआ है। ठीक है ना, तो बगलीहार और दुलहस्ती 2 बड़े प्रोजेक्ट आपके चिनाब नदी पे बने हुए हैं। एक आधा और भी जो है इस पे बना हुआ है, उसको आगे हम कभी देखेंगे जब हम डैम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चिनाब नदी आपकी हो गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा पानी आपका यही देती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तीसरी नदी आपका जो है रावी। रावी नदी का जो जन्म होता है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग, जो रोहतांग दर्रा है, इस रोहतांग दर्रे से इसका जन्म होता है। और ये जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यहां से जो है आपका ये बहते हुए जो हमारी रावी नदी है, ये आपका कहां मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है, पंजाब में जाके। इससे क्वेश्चन आपका यह आता है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी, ठीक है ना, पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, आपकी रावी नदी है। रावी नदी पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सिंचाई के मामले में बात की जाए अगर, तो रावी नदी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत ने पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह डैम, ठीक है ना, महाराजा रणजीत सिंह डैम बनाया हुआ है रावी नदी पे, महाराजा रणजीत सिंह डैम। ठीक है, तो वो इस पे बनाया हुआ है रावी नदी पे। ये हमारा कुछ इस तरह से बनती है, मैं कहीं पे लिख लूं इसको, महाराजा रणजीत सिंह डैम। महाराजा रणजीत सिंह डैम, ठीक है ना, ये कहां बनाया हुआ है आपका, पंजाब में, रावी नदी पे।
ये आपने ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो रावी हो गई, उसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से ही जन्म हो रहा है। ब्यास नदी का जन्म भी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में ही हो रहा है। ये जो तीसरे नंबर पे हम इसको रख देंगे और चौथे नंबर पे हम ब्यास नदी को रख देंगे। तो ये जो ब्यास नदी है इसको मिटा देते हैं। इसका जन्म भी जो है आपका हिमाचल से ही हो रहा है। और हिमाचल में कहां से हो रहा है आपका? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी का जन्म हो रहा है आपका ब्यास कुंड से, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ब्यास नदी का जन्म कहां हो रहा है आपका? ब्यास कुंड से इसका जन्म होता है और हिमाचल प्रदेश से ही इसका जन्म हो रहा है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश से ही इसका जो है जन्म हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश से जब ब्यास नदी का जन्म होता है तो एक क्वेश्चन हमारा, दो क्वेश्चन पूछेगा इससे। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई जो ब्यास नदी है इसका जन्म हिमाचल प्रदेश में कहां से होता है? आंसर हो गया ब्यास कुंड से। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि पंचनद में या निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जिसका जन्म भारत में होता है और भारत में ही खत्म हो जाता है, वो पाकिस्तान नहीं जा पाती है। पंचनद में से केवल ब्यास ही एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही जिसका जन्म हो रहा है और भारत में ही उसकी समाप्ति हो जाती है। यह सतलज नदी, यहां पे एक नदी है हमारी, कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी के पास ये जो आके मिलती है। अब सतलज नदी के बारे में आगे बताता हूं। सतलज नदी को नंबर देंगे हम आपका 5वां। ठीक है ना, 5th नंबर हम इसको देंगे। अब ये जो सतलज नदी है हमारी 5वीं वाली, इसका जन्म कहां से हो रहा है? राकसताल। राकसताल, ठीक है ना, राकसताल से इसका जन्म होगा सर। राकसताल से जब इसका जन्म होता है तो वो तिब्बत में है। ठीक है, और वहां से ये हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, मैंने बताया था आपको जब मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चन भी करे थे हमने, तो हमने उसमें भी बात की थी कि भाई हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, बारालाचाला, सिपकीला और रोहतांग। बारालाचाला, और तीनों ही नदियों से जुड़े हुए हैं। बारालाचाला से कौन सी नदी जुड़ी हुई है आपका? चिनाब। रोहतांग से रावी नदी निकलती है। और सिपकीला जो दर्रा है शिमला के पास में है, तो वहीं पे आपका सतलज नदी का भारत में क्या होता है? प्रवेश होता है। 2 दर्रे नदियों के प्रवेश से पूछे जाते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। और एक हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है, जहां से जो है भारत में सतलुज नदी का प्रवेश होता है। ये दोनों ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो वहां से इसका प्रवेश होता है। और फिर यहां पे आपका हरिके नाम की जगह, हरिके नाम की जगह पे इसका क्या हो जाता है? आपका मिलन हो जाता है ब्यास से। ब्यास से ये जो है आपका मिल जाती है, ब्यास नदी से इसका जो है क्या होता है? आपका मिलन होता है हरिके नाम की जगह पे। अब ये जो हरिके नाम की जगह है, यहां पे हमने एक बैराज बनाया हुआ है जिसको हरिके बैराज भी हम कहते हैं। सर बैटरी क्या करें? बैटरी का बेटा बैटरी भिजवाऊं तेरे को एक यहां से ठीक है ना। तो यहां पे जो आपका क्या होता है, हरिके नाम की जो बैराज है, उस बैराज से आपका क्या है, हमने एक नहर निकाली हुई है राजस्थान के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, तो हमने हरिके नाम के बैराज से वो कैनाल निकाली हुई है। और बैराज का काम क्या होता है? पानी को रोकना, केवल रोकना। बिजली नहीं बनाई जाती, इसमें से रोक के और हम पानी को डाइवर्ट करते हैं इधर उधर। जैसे रोक दिया, वहां से भाई नहर निकाल दी, तो वो बैराज होता है। ठीक है, तो हरिके नाम का बैराज है। और ये जो सतलुज नदी है, इस पे जो डैम बना हुआ है, भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। भाखड़ा नागल डैम, ठीक है ना। यहां पे जो हमारा डैम होगा, इस डैम को सतलुज नाम की नदी पे, तो लिखने के लिए अब कहां पे बना हुआ है, यहीं पे लिख लेता हूं, भाखड़ा नागल डैम। ठीक है ना, भाखड़ा नागल डैम जो है आपका इसमें बनाया हुआ है। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखना आप। तो जो ये भाखड़ा नागल डैम है, ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे ऊंचा ग्रेविटी, गुरुत्वीय, अगर गुरुत्वीय बात करेगा तो ग्रेविटी डैम की बात करेगा तो भाखड़ा नागल। अगर सिंपल पूछ लिया कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो फिर आपने कहना है टिहरी डैम। तब टिहरी डैम है जो गंगा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, उससे पहले आपने किसका नाम बताना है? भाखड़ा। जब गुरुत्व की बात होगी, ग्रेविटी की बात होगी, तो भाखड़ा नागल। और अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे आपका रॉकफिल डैम की, कि भाई पहाड़ को भर के हमने जो डैम बनाया हुआ है, तो वो है आपका टिहरी डैम। सिंपल भी पूछ लिया तो भी टिहरी डैम ही आएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा। तो हरिके बैराज भी इसी पे ही है, भाखड़ा नागल बांध भी इसी पे ही है। और सतलज नदी फिर जो है किसमें मिल जाती है? आपका
चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब इन सभी नदियों का पानी लेके मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जल विसर्जित कर देता है। तो ग्रेविटी डैम क्या होता है बेटा? ग्रेविटी डैम का मतलब होता है कि जब हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए पानी जो है, पानी को क्या करते हैं आपका, पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है ना। अब जिसमें क्या होता है, हम पानी को रोकते नहीं है। ग्रेविटी डैम में क्या होता है ना, हम पानी को रोकते नहीं है, ठीक है। पानी का जो है, जैसे आप देखो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां जैसे नीचे 10 सीढ़ियां हैं, और 10 सीढ़ियों में आपने कभी ऊपर से पानी डाला होगा, तो आप थोड़ा सा पानी आपने फोर्स से नहीं, आप सिंपल एक बाल्टी लेके ऐसे पानी गिरा दो, आप देखोगे 9वीं 10वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो जो पानी की गति है वो बहुत तेज हो जाती है, ठीक है ना। और उसी गति का इस्तेमाल करते हुए फिर क्या घुमा सकते हैं हम, आपका टरबाइन घुमाते हैं, और टरबाइन घुमा के हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इसको कहते हैं ग्रेविटी डैम, ठीक है ना। भाखड़ा नागल को थोड़ा डिटेल में, क्या डिटेल चाहते हो? भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे बना हुआ है, सतलज नदी में बना हुआ है, ठीक है। भारत का ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय बांध है। अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ग्रेविटी डैम कैसा है, भाखड़ा नागल कह देना। किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है। कहां बना है? पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे बना है। बात खत्म, और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना। डिटेल में अगर तुम ऐसे चाह रहे हो कि मैं उसका नक्शा लाऊं, तो उसके लिए मुझे कल तक का टाइम दे दो, ठीक है। उसका नक्शा मैं लाऊंगा फिर, ठीक है भाई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मतलब कहां से हो गया? अभी तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। जय हिंद सर, पहचाने मुझे? आई एम योर स्टूडेंट अनस्टेबल बॉय। अनस्टेबल बॉय मेरा स्टूडेंट। भाई नाम बताओ, अगर नाम लिखा होता तो मैं पहचान लेता। ना तुम्हारा फोटो दिख रहा है ना तुम्हारा नाम आ रहा है, तो मैं कहां से तुम्हें पहचानूंगा? अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना, हाँ ये बना था। और 1945 में वैसे हमने जो है आपका दामोदर घाटी परियोजना, अगर कभी आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला डैम कौन सा था, सबसे पहले नदी परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर घाटी नदी परियोजना आप कहेंगे। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था, और उसका उद्घाटन करते समय ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के आधुनिक भारत के जो डैम है वही जो है आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ठीक है ना। आधुनिक भारत के एक क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तब आपने उत्तर देना है डैम, जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको, ठीक है ना, ऐसा आपने कहना है, ठीक है जी। और 1948 में हुआ था, और सबसे पहले नदी घाटी परियोजना वही थी, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये डैम बन गया, भाखड़ा नागल हो गया, हरिके बांध भी हमने बना लिया इस पे। और बांधों बांधों से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन तो मैं अलग से आपको जो है पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जो बांधों से संबंधित जो प्रश्न है, या क्या क्या प्रश्न आपके बनते हैं वो बांधों से संबंधित। आज मेरा थोड़ा मूड था कि मैं नदियों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूं, ठीक है भैया। तो ये था हमारा कौन सा वाला, इसको कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के 2-4 डैम हमने पढ़ लिए हैं। बाकी डैम्स का मैं आपको अलग से क्वेश्चंस में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस में जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आज 12 तारीख हो गई, कल 13, कल मैं आपको जो है तो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्म नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, ठीक है, इवनिंग में। 14 तारीख को संडे है, तो संडे को शायद मैं क्लास लूं नहीं लूं, ये जो भी है। लेकिन 15 तारीख को, मंडे को 15 और 16 को मैं ज्योग्राफी के कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपको नदी तंत्र से क्वेश्चन कराऊंगा, डैम से, स्पेशली डैम से क्वेश्चन कराऊंगा। और उनको याद रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो एग्जाम में पूछने वाले होंगे। क्योंकि वो टॉपिक हम, क्योंकि क्रैश कोर्स है बेटा, तो हम पूरा टॉपिक जो है इसमें पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कोई आपका रह ना जाए बस, ठीक है ना। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, डैम के क्वेश्चन कराऊंगा, लेक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। स्पेशली जो फोकस रखूंगा, जैसे मिट्टियां हैं हमारे देश की, मृदा, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ नहीं पाएंगे मृदा, लेकिन मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारी डिटेलिंग आपको उसी में बता दूंगा, तो आपको जरूरत नहीं होगी अलग से चैप्टर पढ़ने की, ठीक है। और एक आधा और कोई चैप्टर है मेरे ख्याल से, जो भी इसमें छूटा होगा वो सारा का सारा मैं आपको इसमें करा दूंगा, ठीक है। चिंता नहीं मानना बिल्कुल, क्वेश्चन कॉपी तो मतलब मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपको मंडे को या ट्यूसडे को, ठीक है। जिसमें ज्योग्राफी का लगभग लगभग, बड़े इंडियन ज्योग्राफी के लगभग लगभग सारे के सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। और खासकर कि उन चैप्टर्स में ज्यादा फोकस करूंगा जिन चैप्टर्स में को हमने नहीं पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है, जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं आपके। हाँ, मैराथन टाइप की कह रहा हूं मैं यार नितेश,
तो वही मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना, चिंता नहीं करना ज्योग्राफी में बिल्कुल भी। सर आपसे ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है इसलिए ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, अरे पसंद आ जाएगा तुम्हें, चिंता ना करो। तुम्हें ज्योग्राफी ऐसे पढ़ा देंगे, तुम एमए ज्योग्राफी से ही करोगे फिर उसके बाद। अभी तुम्हें बता दूंगा कि ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी देखो इतिहास की बात करो, इतिहास बीत चुका है, ठीक है ना, अच्छा है इतिहास, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं खुद भी इतिहास पढ़ाता हूं, लेकिन इतिहास इंटरेस्टिंग है। पॉलिटी हमारे देश की राज व्यवस्था है कि भाई क्या है कैसा है सारी चीजें। ज्योग्राफी जो है वो प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी में जो है वो है ऑन ग्राउंड, नदी है वो आंखों से दिखती है, प्रत्यक्ष है, सामने है। वायुमंडल है, वायुमंडल में रहते हैं हम, प्रत्यक्ष है, बिल्कुल सांस ले रहे हैं इस टाइम पे, वायुमंडल प्रत्यक्ष है। धरती के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है सामने। सूर्य से किरणें, तापमान, धरती, जलवायु, इनके बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो इससे अगर आप एमए करने की सोच रहे हो, जैसे बीए और एमए करते हो ना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, बहुत अच्छा फ्यूचर है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो अच्छा सब्जेक्ट है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लेके आऊंगा आपके लिए सारे जो है मैराथन सारे क्वेश्चंस, और साथ के साथ दो चार और चीजों को डिस्कस करेंगे एनडी के बारे में, ठीक है। लेकिन वो करेंगे हम आपका मंडे या ट्यूसडे को। कल मैं आपको जो है कुछ डैम्स बताता हूं, भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो डैम्स हैं, और मंडे को अगर मैं क्लास लूंगा तो उसमें अगर मैं वैसे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा तो फिर मैं आपको कोई दूसरा चैप्टर वेजिटेशन या मिनरल्स वाला क्वेश्चन, मिनरल्स, हाँ ध्यान में रखना मिनरल के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो मिनरल वाले मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये दो चार छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको मैं करा के और फिर हम एक बड़ी सी मैराथन कर लेंगे, उसमें सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे, हर चैप्टर से 5-5, 7-7 क्वेश्चन ले लेंगे, तो अपने जो 10-15 चैप्टर्स हैं उनसे जो है कुल मिला के लगभग लगभग 100 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।